My dear students, once again welcome to all of you. Students, लास्ट लेक्चर में हम लोग समरूपता लेसन का जो आखिरी प्रश्न संग्रह है, प्रश्न संग्रह 1.4, जिसमें कुल मिला के 7 प्रश्न दिए गए हैं। इन 7 प्रश्नों में से हम लोग पिछले लेक्चर तक 3 प्रश्न हल कर चुके हैं। तो आज हम लोग इस लेक्चर में चौथे प्रश्न से प्रश्न को हल करना शुरू करेंगे। तो आइए देखते हैं कि हमारा चौथा प्रश्न क्या है। तो चौथा प्रश्न है बच्चों, त्रिभुज LMN समरूप त्रिभुज PQR 9 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इज इक्वल टू 16 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल LMN। यदि QR बराबर 20 तो MN का मान ज्ञात कीजिए। तो प्रश्न है बच्चों, दो त्रिभुज है और दोनों समरूप त्रिभुज दिया है। कौन कौन सा त्रिभुज है? त्रिभुज LMN तथा त्रिभुज PQR, ये दोनों समरूप त्रिभुज हैं। तो आइए इसको हल करते चलते हैं और साथ ही साथ में हम लोग समझेंगे। तो जब हम लोग हल शुरू करते हैं तो सबसे पहला काम क्या है, हम लोग दत्त लिखते हैं। दत्त मतलब जो प्रश्न में इंफॉर्मेशन दिया रहता है उसको हम लोग लिखते हैं। तो दत्त में क्या लिखेंगे? त्रिभुज LMN समरूप त्रिभुज PQR। तो त्रिभुज LMN यह समरूप त्रिभुज है। किस त्रिभुज के समरूप है? त्रिभुज PQR के समरूप है। और एक इंफॉर्मेशन इसमें दिया है, 9 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल, 9 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR, 9 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR, दिस इज इक्वल टू 16 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल LMN। एक दूसरा इंफॉर्मेशन ये दिया है और इसमें एक दिया है, यदि QR बराबर 20 हो तो MN का मान ज्ञात करिए। किसका मान ज्ञात करना है? MN का। तो मुझे लगता है कि आप लोगों को प्रश्न एकदम क्लियर हो गया होगा कि क्या हमको दिया है और क्या ज्ञात करना है। त्रिभुज LMN समरूप है। किस त्रिभुज के समरूप है? त्रिभुज PQR के समरूप है। और दूसरी जानकारी दी गई है, 9 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR। इसका मतलब समझ में आया क्या? मतलब त्रिभुज PQR के क्षेत्रफल का 9 गुना, त्रिभुज PQR के क्षेत्रफल का 9 गुना किसके बराबर है? त्रिभुज LMN के क्षेत्रफल के 16 गुने के बराबर है। और एक चीज इसमें दे दिया कि यदि QR बराबर 20 हो तो आप MN का मान ज्ञात कीजिए। तो आइए हम लोग इसका सलूशन यहां से स्टार्ट करते हैं। ये दोनों त्रिभुज कैसे हैं? दोनों त्रिभुज समरूप हैं। तो फिर यहां हम लोग लिखेंगे, चूंकि त्रिभुज LMN यह समरूप है। कौन से त्रिभुज के समरूप है? त्रिभुज PQR के समरूप है। तो जैसा कि आप प्रश्न में देख रहे हैं, 2 त्रिभुज समरूप दिया है और यहां क्षेत्रफल के बारे में, क्षेत्रफल से संबंधित एक जानकारी दे दी गई है। तो इसका मतलब जब 2 त्रिभुज समरूप होते हैं तो हम लोग समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का प्रमेय लगाने वाले हैं। तो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का प्रमेय क्या होता है? यदि 2 त्रिभुज समरूप हो तो दोनों के क्षेत्रफलों का अनुपात किसके बराबर? उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के बराबर होता है। तो बच्चों ये दोनों त्रिभुज कैसे हैं? दोनों त्रिभुज समरूप हैं। तो इनके क्षेत्रफलों का अनुपात, मतलब त्रिभुज LMN इसका क्षेत्रफल बटे दूसरा त्रिभुज PQR इसका क्षेत्रफल, दोनों समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात किसके बराबर? उनकी संगत भुजाओं के, किसके बराबर? संगत भुजाओं के वर्गों के क्षेत्रफल के बराबर। तो संगत भुजा में देखिए, संगत भुजाओं की कितनी जोड़ियां होती हैं? 3 जोड़ियां होती हैं। लेकिन हमको यहां पर तीनों लिखने की जरूरत नहीं है। हमको क्या चाहिए और क्या दिया है वही हम लोग संगत भुजा लेंगे। तो यहां ध्यान से देखिए, QR दिया है और MN निकालना है। तो क्या आप देख पा रहे हैं क्या? ये देखो QR
और क्यू आर की संगत भुजा क्या है, यम एन है। तो हमने यल यम एन ये त्रिभुज ऊपर लिखा है, तो यहां पर लिख देंगे यम एन का वर्ग बटे यम एन की संगत भुजा होगी क्यू आर का वर्ग। बस इसी संगत भुजाओं से हमको मतलब है, बाकी की दोनों जोड़ियों से मतलब नहीं है, तो उसको यहां पर लिखने की जरूरत नहीं है। और चाहे तो आप लिख सकते हैं, लेकिन जरूरत नहीं है। तो चलिए इसको हमने बना दिया समीकरण 1, लेकिन इसका कारण भी लिखेंगे। कारण क्या लिखेंगे, समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल के प्रमेय से, समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल के प्रमेय से, समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल के प्रमेय से। तो चलिए सबको ये बात समझ में आ गई क्या, ये दोनों त्रिभुज क्या कैसे दिए हैं, दोनों त्रिभुज समरूप दिए हैं। तो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात किसके बराबर होता है, उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। तो ये जो जानकारी दी थी उसके अनुसार हमने ये प्रमेय का उपयोग करके इसको लिख दिया। अच्छा अब ध्यान से देखिए, तो एक जानकारी और दिया है। कौन सी जानकारी दिया है, ये देखिए, 9 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR दिस इज इक्वल टू 16 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल LMN। तो दूसरा यहां से हमको एक रिलेशन मिल जाएगा। तो यहां से हम स्टार्ट करते हैं, चूंकि 9 टाइम्स मतलब 9 गुना, किसका 9 गुना, त्रिभुज PQR के क्षेत्रफल का 9 गुना। अच्छा किसके बराबर है, 16 गुने के, किसका 16 गुना, एरिया ऑफ ट्रायंगल LMN। ये बात समझ में आ गई क्या, ये तो जानकारी हमको दिया है, हमने जो दिया है वही यहां पर लिखा है। अच्छा एक चीज अब यहां पर आप देखिए, हमने जो समीकरण 1 बनाया है उसमें एरिया ऑफ ट्रायंगल LMN कहां है, न्यूमरेटर में है, अंश में है। तो यहां से हम लोग एक रिलेशन निकाल सकते हैं इसके जैसा। तो यहां पर ये जो लिखा है एरिया ऑफ ट्रायंगल LMN, इसको हमने इधर ही रहने दिया। इधर ही का मतलब दाएं पक्ष में ही रहने दिया। और ये जो इधर एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR है, जब इसको दाहिनी ओर ले जाएंगे तो बटे हो जाएगा, भाग लग जाएगा, इधर गुणा में इधर भाग लग जाएगा, कितना आ गया, एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR। अच्छा इधर अब क्या बचा, इसको तो आपने दाहिनी ओर कर दिया, गुणा था, इधर भाग लग गया। तो बाईं ओर क्या बच रहा है, ध्यान से देखिए, 9 बच रहा है। इधर देखो 16 का गुणा था, ये हमने इधर ही रखा है, एरिया ऑफ ट्रायंगल LMN, ये दाहिनी ओर ही है। और इस 16 को इधर लाएंगे तो भाग लग जाएगा, 9/16। तो चलिए इसको हमने बना दिया समीकरण 2। अब आप ध्यान से देखिए समीकरण 1 और समीकरण 2, ध्यान से देखिए, एकदम ध्यान से देखना। एरिया ऑफ ट्रायंगल LMN अपान एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR, यहां पर क्या लिखा है, एरिया ऑफ ट्रायंगल LMN अपान एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR, दोनों का एक साइड इक्वल है। तो क्या समीकरण 1 और 2 से हम लोग इसको इसके इक्वल कर सकते हैं, MN स्क्वायर अपान QR स्क्वायर बराबर क्या, 9/16 बराबर कर सकते हैं ना, दोनों का एक पक्ष बराबर है। तो आइए अब यहां पर क्या लिखना, समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से ध्यान से देखिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल LMN अपान एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR, एरिया ऑफ ट्रायंगल LMN अपान एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR, ये बताइए किसके बराबर है, MN स्क्वायर बटे QR स्क्वायर के बराबर है। एरिया ऑफ ट्रायंगल LMN अपान एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR, ये किसके बराबर है, MN का वर्ग बटे QR का वर्ग। और यही देखो ये किसके बराबर है, 9/16 के। तो इसको यहां पर इसके बराबर कर दूं क्या, 9/16। या ये जो इसमें हमने लिखा है, हमने क्या लिखा है, ये जो पूरा हमने इधर लिख दिया, एरिया ऑफ ट्रायंगल LMN बटे एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR बराबर MN का वर्ग बटे QR का वर्ग बराबर 9/16। अगर आप चाहें तो इतना बड़ा रिलेशन लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन लिखेंगे तो और अच्छा है। और यहां से आप डायरेक्ट
डायरेक्ट यहाँ समीकरण 1 और 2 से mn का स्क्वायर बटे QR का स्क्वायर बराबर क्या लिख सकते हैं 9/16 लिख सकते हैं। तो फिलहाल हमने एक बार पूरा रिलेशन लिख दिया। समीकरण 1 और 2 से हमको क्या प्राप्त हो रहा है पूरा हमने लिख दिया। अब यहाँ से हम सिर्फ ये दोनों रिलेशन ले रहे हैं, mn का वर्ग बटे क्या QR का वर्ग बराबर क्या हो जाएगा 9/16। अच्छा, अंश का वर्ग है, हर का वर्ग है, तो क्या इसका होल वर्ग लिख सकते हैं, दोनों का वर्ग है तो एक ही साथ में वर्ग लगा दिया। अच्छा, इधर 9/16 चलो ऐसे लिख दिया। अब वर्गमूल लेने पर, क्या लेने पर, वर्गमूल लेने पर, चलिए वर्गमूल ले लिया तो यहाँ पर वर्गमूल लेंगे तो क्या मिलेगा mn बटे QR। 9 का वर्गमूल कितना 3, 16 का वर्गमूल कितना 4। तब ध्यान से देखिए mn बटे QR बराबर क्या मिल गया 3/4। और ध्यान से देखिए इसमें जो दिया है QR का मान दिया है, QR का मान कितना दिया है 20 दिया है। अब यहाँ पर QR का मान 20 रख देंगे तो हमको किसका मान मिल जाएगा mn का मान मिल जाएगा। तो अब यहाँ मैं रफ कर दे रहा हूँ, यहाँ से आगे सॉल्व करूंगा, इसको आप नोट कर लेना। तो कहां से मैं सॉल्व कर रहा हूं mn बटे QR, इसलिए mn बटे क्या QR, और QR का मान कितना दिया था 20 दिया था, बराबर कितना 3/4। अच्छा, अब mn का मान ज्ञात करना है तो mn बराबर 3/4। ये देखो 20 बटे में है, बटे मतलब इधर भाग में है, जब ए साइड में ले जाएंगे गुणा 20 हो जाएगा, 4 पंचे 20। तो अब बताइए mn बराबर कितना आ गया 3 पचे 15। mn का मान आ गया 20 आ गया। इकाई कोई नहीं दिया है, इकाई मतलब मीटर सेंटीमीटर ऐसा कुछ नहीं दिया है, तो आप यहां पर क्या लिख दोगे 15 इकाई। बात समझ में आई? प्रश्न अगर समझ में आ गया है तो आप इसको नोट कर डालिए। तो आइए बच्चों देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यानी कि पांचवा प्रश्न क्या है, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल 225 वर्ग सेंटीमीटर तथा 81 वर्ग सेंटीमीटर हैं। यदि छोटे त्रिभुज की एक भुजा की लंबाई 12 सेंटीमीटर हो तो बड़े त्रिभुज की संगत भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो बच्चों इसमें भी, इस प्रश्न में भी दो समरूप त्रिभुज दिया है और दोनों का क्षेत्रफल भी दिया है। दो समरूप त्रिभुज दिया है और दोनों का क्षेत्रफल भी दिया है। एक त्रिभुज बड़ा है और दूसरा त्रिभुज छोटा है। यदि छोटे त्रिभुज की एक भुजा की लंबाई 12 सेंटीमीटर हो तो बड़े त्रिभुज की संगत भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो दो समरूप त्रिभुज दिया है और यहां पर समरूप त्रिभुजों का कोई भी नाम नहीं दिया है, तो हम लोग दो त्रिभुज कंसीडर कर लेंगे। माना त्रिभुज ABC, माना त्रिभुज ABC यह समरूप त्रिभुज है किसके PQR की। तो हमने दो त्रिभुज ले लिया। कौन कौन सा त्रिभुज हमने लिया? त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR। दोनों कैसे त्रिभुज हैं? दोनों समरूप त्रिभुज हैं। अब इसमें एक बड़ा त्रिभुज है और दूसरा छोटा त्रिभुज है। तो माना त्रिभुज ABC यह त्रिभुज PQR से बड़ा है। बात समझ में आई क्या? माना त्रिभुज ABC दो समरूप त्रिभुज लिया, अब उसमें दिया है कि छोटे त्रिभुज की एक भुजा 12 सेंटीमीटर, तो बड़े त्रिभुज की संगत भुजा ज्ञात कीजिए। तो सीधा सीधा स्पष्ट है कि एक त्रिभुज बड़ा है, दूसरा त्रिभुज छोटा है और दोनों त्रिभुज समरूप हैं। तो हमने मान लिया त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR ये दोनों त्रिभुज कैसे हैं? दोनों त्रिभुज समरूप हैं। और इसमें साथ ही हमने एक और चीज मान लिया, माना त्रिभुज ABC यह मतलब त्रिभुज ABC यह त्रिभुज PQR से बड़ा है। तो ABC बड़ा त्रिभुज है, PQR कैसा है? छोटा त्रिभुज है। तो इसमें दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल दिया है।
क्षेत्रफल क्या दिया है 225 वर्ग सेंटीमीटर। बड़ा त्रिभुज कौन सा है एबीसी है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी ये दिया है 225 वर्ग सेंटीमीटर बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल, तथा जो छोटा त्रिभुज है, छोटा त्रिभुज क्या है पी क्यू आर, इसका क्षेत्रफल दिया है 81 वर्ग सेंटीमीटर। और साथ ही ये भी दिया है यदि छोटे त्रिभुज की एक भुजा की लंबाई, तो छोटा वाला त्रिभुज कौन सा है पी क्यू आर है, इसमें किसी एक भुजा की लंबाई 12 सेंटीमीटर दिया है। तो मान लो ये जो छोटा वाला त्रिभुज है इसमें जो है भुजा पी क्यू की लंबाई दिया है 12 सेंटीमीटर, तो इसकी संगत भुजा बड़े त्रिभुज में इसकी संगत भुजा ज्ञात करना है। अच्छा, अगर हमने इसकी भुजा PQ ले लिया तो PQ की संगत भुजा यहां पर क्या हो जाएगी AB, यानी कि बड़े त्रिभुज में हमको AB का मान ज्ञात करना है। ये बात समझ में आ गई? इतना अगर आपको समझ में आ गया तो फिर प्रश्न ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। बच्चों ये दोनों त्रिभुज कैसे हैं, समरूप त्रिभुज है और क्षेत्रफल से संबंधित चीजें इसमें दी गई है, तो ये सीधा सीधा स्पष्ट है कि हम लोग समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का जो प्रमेय है वही इसमें यूज करने वाले हैं। तो आइए लिखते हैं त्रिभुज ABC। कैसे लिखेंगे हम लोग, चूंकि त्रिभुज ABC यह समरूप है त्रिभुज PQR के। अब जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होता है, उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। अच्छा, संगत भुजाओं में हमको चाहिए क्या, एक देखो PQ दिया है और हमको AB निकालना है, तो त्रिभुज ABC ऊपर है तो AB इसकी भुजा AB ऊपर लिखेंगे, AB की संगत भुजा यहां लिखेंगे QR का वर्ग। तो ये बात समझ में आ गई। अच्छा, अब ये बात समझ में आ गई तो आपने इसको कैसे लिखा, ये जो स्टेप आपने लिखा इसको कैसे लिखा उसका यहाँ पे कारण लिखना है। कैसे आपने लिखा बताइए जरा कारण, समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल के प्रमेय से, समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल के प्रमेय से। तो कारण समझ में आ गया क्या, कारण लिखना अनिवार्य है, मतलब अगर आप नहीं लिखोगे तो वहां मार्क्स आपका कट सकता है। तो आइए त्रिभुज ABC बटे क्या लिखा त्रिभुज PQR, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल दिया है, कितना दिया है 225 बटे त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल, त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल कितना दिया है 81 दिया है। AB का मान हमको ज्ञात करना है, तो AB को हमने ऐसे रहने दिया, QR का मान दिया है 12, तो इसका हमने ऐसे वर्ग लगा दिया। ये बात समझ में आए क्या, यहां पर देखो AB का वर्ग बटे QR का वर्ग है, इसको तो हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं ना AB बटे QR इसका होल स्क्वायर। ये बात समझ में आ गई क्या, तो चलिए इधर क्या लिखा AB बटे 12 इसका पूर्ण वर्ग है बराबर 225 बटे 81, लेकिन हमको AB का मान चाहिए। यहां पर क्या है AB का, ये देखो पूर्ण वर्ग है, वर्ग कैसे हटाते हैं वर्गमूल ले लेते हैं। तो अब यहां पर क्या लिखेंगे वर्गमूल लेने पर। तो चलिए वर्गमूल यहां पर हम लोग ले लेते हैं, पहले इसका वर्गमूल लिख लेते हैं। AB बटे 12 का वर्ग है, जब वर्गमूल लेते हैं तो वर्ग हट जाता है, तो कितना आ जाएगा वर्गमूल AB बटे 12। यहां देखो वर्ग है, जब हम लोग वर्गमूल लेंगे तो वर्ग हट जाता है। अच्छा, इधर 225 का वर्गमूल बताइए कितना होता है, 225 का वर्गमूल कितना 15 बटे में क्या लिखा है 81 का वर्गमूल क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। तो यहां से अब AB का हम लोग मान निकाल लेंगे, AB बराबर कितना 15 बटे 9, ये बटे 12 है, 12 इधर क्या है बटे में है, बटे मतलब भाग में है, जब इसको दाहिनी ओर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा गुणा हो जाएगा। तो ये देखो कट जाएगा, ये कट जाएगा, 3 त्रिका 9, 3 चौक 12, यहाँ 4 आ गया, यहाँ पर 3, ये देखो ऊपर कितना है 15 है,
नीचे कितना है 3 है, 3 1 3, 3 5 15। तो अब बताइए ए बी का मान बताइए, 5 गुणे 4, 5 चौक कितना आ गया 20। ये बटे 1 लिखने की जरूरत नहीं है, ए बी का मान कितना आ गया 20 आ गया। तो आंसर लास्ट लाइन में आंसर कैसे आप लिखोगे, अतः बड़े त्रिभुज की संगत भुजा 20 इकाई, इकाई नहीं, इकाई तो दिया है, इकाई क्या दिया है सेंटीमीटर। तो यहां पर क्या लिखेंगे, अतः बड़े त्रिभुज की संगत भुजा 20 सेंटीमीटर है। तो चलिए, अगर आपको अच्छे से प्रश्न समझ में आ गया तो इसको अब नोट कर डालिए। तो आइए बच्चों देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 6वां प्रश्न। समबाहु त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज DEF में एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज टू एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF इज इक्वल्स टू 1:2। मतलब दो त्रिभुज समबाहु त्रिभुज दिए हैं, त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF। ये दोनों त्रिभुज कैसे हैं, समबाहु त्रिभुज हैं, और दोनों के क्षेत्रफलों का अनुपात दिया है 1:2। यदि AB बराबर 4 तो DE की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो दो समबाहु त्रिभुज दिया है, तो आइए हम लोग इसको दत्त से स्टार्ट करते हैं। दत्त मतलब क्या, जो जानकारी दी गई है पहले उसको हम लोग लिखेंगे। त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज DEF, ये समबाहु त्रिभुज हैं। ये दोनों कैसे त्रिभुज हैं, समबाहु त्रिभुज हैं। अच्छा, समबाहु त्रिभुज समझते हैं क्या, समबाहु त्रिभुज क्या होता है। त्रिभुजों के अगर मैं बात करूं, त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, तो बच्चों त्रिभुज कुल मिला के 6 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार जो है भुजाओं के आधार पर निर्धारित किया गया है, और बाकी के 3 प्रकार कोणों के आधार पर निर्धारित किया गया है। भुजाओं के आधार पर जो त्रिभुज निर्धारित किए गए हैं उसमें एक है समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज तथा विषमबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज वह त्रिभुज होता है जिसकी सारी भुजाएं, सारी मतलब 3 ही भुजाएं होती हैं। ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं क्या हो, बराबर हो, सर्वांगसम हो, तो उस त्रिभुज को हम लोग समबाहु त्रिभुज बोलते हैं। तो आइए, ये दोनों त्रिभुज कैसे हैं, समबाहु त्रिभुज हैं, और दोनों के क्षेत्रफलों का अनुपात दिया है। मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज टू एरिया ऑफ सेकेंड ट्रायंगल इज DEF। दोनों के क्षेत्रफलों का अनुपात दिया है। कितना अनुपात दिया है, 1:2। और इसमें ये भी दिया है, यदि AB बराबर 4 तो DE की लंबाई ज्ञात करिए। प्रश्न आपको समझ में आ गया। दो त्रिभुज हैं और दोनों कैसे त्रिभुज हैं, समबाहु त्रिभुज हैं। और समबाहु त्रिभुज हैं तो दोनों के क्षेत्रफलों का अनुपात दिया है। जब भी क्षेत्रफलों का अनुपात दिया रहेगा या क्षेत्रफलों का अनुपात निकालना रहेगा, या तो पहला जो हम लोग लेसन के स्टार्टिंग में पढ़े थे, जो एक गुणधर्म पढ़े थे, वह अप्लाई होगा, या तो जो अभी अभी हम लोगों ने प्रमेय पढ़ा, समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का प्रमेय जो पढ़ा, उसको लगाएंगे। अच्छा, तो उसके लिए समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का प्रमेय यह लगाने के लिए क्या चीज जरूरी है, दोनों त्रिभुजों का समरूप होना जरूरी है। यदि दोनों त्रिभुज समरूप हैं तभी हम लोग प्रमेय लगा सकते हैं। ये बहुत साधारण सी बात है, ये हमको समझ में आ जाएगा कि अगर दो त्रिभुज समबाहु हैं तो दोनों समरूप होते हैं। मैं क्या बोल रहा हूं, यदि दो त्रिभुज समबाहु हैं तो दोनों कैसे समरूप त्रिभुज होंगे। क्यों होंगे, क्योंकि जो समबाहु त्रिभुज होता है उसके प्रत्येक कोण कितना होते हैं, 60 अंश के होते हैं। समबाहु त्रिभुज समझ रहे हैं ना, जिसकी तीनों भुजाएं क्या हो, सर्वांगसम हो। और यदि किसी त्रिभुज में तीनों भुजाएं सर्वांगसम हैं तो तीनों कोण भी सर्वांगसम होंगे। सर्वांगसम मतलब बराबर। और अगर तीनों कोण बराबर हैं, यानी कि प्रत्येक कोण 60 अंश का होगा, तभी तो 180 अंश हो सकता है। चलिए, ये बात समझ में आ गई आपको। तो दोनों त्रिभुज कैसे, समबाहु त्रिभुज।
मतलब त्रिभुज एबीसी का भी प्रत्येक कोण 60 अंश है, त्रिभुज डीईएफ का भी प्रत्येक कोण 60 अंश है, यानी कि इसको समबाहु त्रिभुज हम लोग पहले बताएंगे। तो त्रिभुज एबीसी, त्रिभुज एबीसी यह क्या है? यह एक समबाहु त्रिभुज है, यह एक समबाहु त्रिभुज है, इसलिए कोण ए बराबर कोण बी बराबर कोण सी बराबर 60 अंश। ये समझ में आए क्या? जब समबाहु त्रिभुज है तो तीनों भुजाएं बराबर, और तीनों भुजाएं बराबर तो उनके सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं। तथा दूसरा त्रिभुज कौन सा है? डीईएफ। यह क्या है? यह भी एक समबाहु त्रिभुज है, यह एक समबाहु त्रिभुज है। अच्छा, ये भी समबाहु त्रिभुज है, अतः इसके कोण डी, कोण ई और कोण एफ, ये भी क्या हो जाएगा? प्रत्येक कोण 60 अंश। अच्छा, ये जो लिखा प्रत्येक कोण 60 अंश, इसका कारण क्या लिखेंगे? समबाहु त्रिभुज के कोण। कारण इसका क्या लिख देंगे हम लोग? समबाहु त्रिभुज के कोण। और यही कारण यहां भी हम लोग लिख लेंगे। अब बताइए, ये दोनों त्रिभुजों को समरूप सिद्ध करना कितना आसान हो गया। इसका भी प्रत्येक कोण 60 अंश और इसका भी प्रत्येक कोण 60 अंश, लेकिन आपको लिख के दिखाना है। क्या लिखेंगे? अब त्रिभुज एबीसी तथा त्रिभुज डीईएफ में, अच्छा, कोण ए बराबर कोण डी लिख दूं, कोण ए बराबर कोण डी, और कोण बी बराबर कोण ई लिख दूं, प्रत्येक 60 अंश। प्रत्येक 60 अंश इसके लिए क्या है? बराबर है। ये देखिए, कोण ए का मान कितना? 60 अंश, कोण डी का मान भी 60 अंश, और कोण बी का मान 60 अंश, कोण ई का मान 60 अंश। तो यहां पर इसका कारण क्या लिख दिया? प्रत्येक कोण 60 अंश। अच्छा, मैंने जब ही स्टार्टिंग में बताया था आपको त्रिभुजों को समरूपता की कसौटियां, तो उसमें एक कसौटी था कोण। मैंने बताया था उसकी जरूरत कहीं नहीं पड़ेगी। अगर हम लोग को कसौटी से सिद्ध कर रहे हैं, अगर कोई दो त्रिभुज को कसौटी से सिद्ध हो जाता है कि समरूप है, तो उसमें कोण कसौटी लगेगी, अन्यथा नहीं लगेगी। तो हमेशा हम लोग कोण कसौटी ही प्रयोग में करते हैं। तो आइए, कोण ए बराबर कोण डी तथा कोण बी बराबर कोण ई, तो को कसौटी से दोनों त्रिभुज कैसे हो गए? समरूप त्रिभुज हो गए। तो यहां पर क्या लिखेंगे? त्रिभुज एबीसी समरूप त्रिभुज, क्या समरूप त्रिभुज डीईएफ, कौन सी कसौटी से? को कसौटी से। समरूपता की को कसौटी से दोनों त्रिभुज कैसे? दोनों त्रिभुज समरूप त्रिभुज हो गए। अब जब दो त्रिभुज समरूप हैं तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल, सेकेंड ट्रायंगल क्या है? डीईएफ है। ये किसके बराबर हो जाएगा? किसके बराबर होगा? यदि दो त्रिभुज समरूप हैं तो दोनों के क्षेत्रफलों का अनुपात किसके बराबर होता है? उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। तो संगत भुजाओं में देखिए, वही लेना है आपको जो दिया रहे या निकालना है। ए बी दिया है, डी निकालना है। तो ए बी और डी संगत भुजाएं हैं कि नहीं है? यहां से देखिए, ए बी पहला दो अक्षर, ए बी पहला दो अक्षर, डी, तो दोनों संगत भुजाएं हैं। ए बी सी लिखा है तो इसकी भुजा लिखेंगे ए बी का वर्ग बटे किसका वर्ग लिख देंगे? डी ई का वर्ग। अब यहां से देखिए, ये दोनों का अनुपात दिया है कितना? एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी इज टू एरिया ऑफ ट्रायंगल डीईएफ बराबर कितना दिया है? 1:2। मतलब इसकी जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं? 1/2 लिख सकते हैं। तो चलिए, यहां पर हो गया 1/2। ए बी स्क्वायर बटे क्या लिखा है? डी स्क्वायर। अच्छा, इसका कारण नहीं लिखा, कारण तो आप लिख ही लेंगे। क्या लिख लेंगे बताइए? समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल के प्रमेय से। बात समझ में आई? तो चलिए, यहां पर हमने इसका मान रख दिया 1/2। क्यों मान रखा? ये देखो दिया है, त्रिभुज एबीसी तथा त्रिभुज डीईएफ के क्षेत्रफल का अनुपात कितना दिया है? 1:2। 1:2 मतलब क्या? 1/2। तो इसकी जगह हमने क्या रख दिया? 1/2 रख दिया। ए बी का वर्ग बटे क्या लिखा है? डी का वर्ग। अच्छा, इसको ऐसे लिख दूं क्या? ए बी बटे डी, इसका वर्ग कर दूं।
अंश और हर का दोनों का वर्ग है ना, तो एक ही साथ में हम लोग क्या वर्ग लगा सकते हैं। अब इसका वर्गमूल हम लोग निकाल लेंगे। अच्छा, वर्गमूल क्यों निकालेंगे? देखिए हमको डी चाहिए। क्या चाहिए? डी चाहिए। डी का वर्ग नहीं चाहिए, तो यहां से हम लोग क्या लेंगे? वर्गमूल लेने पर, वर्गमूल लेने पर। तो आइए वर्गमूल ले लेते हैं। ए इधर देखिए वर्ग है, जब वर्गमूल लेंगे तो इसका वर्ग हट जाएगा। ए बी बटे कितना? डी। एक का वर्ग, एक का वर्गमूल एक, दो का वर्गमूल नहीं निकलेगा तो कैसे लिखेंगे? कड़ी में दो। जो संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है उसका वर्गमूल हम लोग कैसे लिखते हैं? कड़ी में लिखते हैं। जैसे समझो मैं बोलूं 5 का वर्गमूल निकालो, 5 का वर्गमूल क्या हो जाएगा? कड़ी में 5। दशमलव में भी निकाल सकते हैं, लेकिन दशमलव में निकालने की यहां पर जरूरत नहीं है। तो 1 का वर्गमूल 1 हो गया, 2 का वर्गमूल नहीं निकलता क्योंकि यह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, तो इसको हम लोग कड़ी में रख देंगे। अब आइए ए बी का मान, यहां देखिए ए बी का मान दिया है। ए बी का मान कितना दिया है? 4। तो यहां ए बी का मान रख देते हैं 4। 4 बटे कितना हो गया? डी बराबर कितना? 1 बटे कड़ी में 2। तो हमको किसका मान निकालना है? डी का। तो तिर्यक गुणा कर देते हैं। डी गुणे 1 कितना आ जाएगा? डी। ये 4 गुणे कड़ी में 2, 4 कड़ी में 2, तो ये हो गया डी का मान। मुझे उम्मीद है कि प्रश्न आपको अच्छे समझ में आ गया होगा, तो अब आप इसको नोट कर डालिए। अगला प्रश्न इसमें है कृति टाइप का दिया है। कृति टाइप का दिया है, तो मैं यह प्रश्न आप लोगों को होमवर्क के लिए दे रहा हूं। आप इसको ट्राई कीजिए। कुछ भी प्रॉब्लम हो तो मुझे मैसेज करिए, कमेंट करिए, मैं ये प्रश्न बताऊंगा। अगर आपको डिफिकल्टी है तो, और डिफिकल्टी होनी नहीं चाहिए, तो चलिए ये प्रश्न आप नोट कर डालिए।